Assalamu alaikum. Welcome to KIPS CSS Academy's online session. I am Dr. Mohammad Atif, and today you are with me for a live session. I am from Karachi, and this is my fourth or fifth year in journey continuation with KIPS CSS Academy. My first interaction with KIPS CSS Academy was started in 2016 August when I joined KIPS CSS Academy for preparation of my CSS attempt 1. Uh, it completed in December, but not my relation with KIPS ended there, and I continued with KIPS for my next attempt because I got flunked in English in my first attempt. But then 2018 was very good year for me when I got cleared in my CSS, Alhamdulillah, and I got second position in Sindh Urban, and then I got 33rd position in Pakistan, Alhamdulillah, out of 567 people, and finally I got allocation in my top priority group, which was Pakistan Administrative Service Group. So then again I said that since before the final allocation you are not sure that whether you will get allocation or not, or you will fall in your desired group or not, so just in order to make it sure, I could not imagine to take a chance, and then I decided to appear third time for CSS in 2019, and Alhamdulillah I got cleared in 2019 written part as well. But since I was already allocated in PAS group, which was my first choice, so I did not appear in interview for 2019. Students, today we are here. Initially, I would like to wish you best of luck to all of you for your CSS. Now we'll discuss something about CSS exam, and we'll try to cover as much as questions as possible. I would request you all कि आपके जो भी confusions हैं वो आप लोग मुझे मैसेजेस करते जाइए, बिकॉज मैं यहाँ पर आपके मैसेजेस देखता जा रहा हूँ, तो जो जो आपके confusions होंगे इंशाल्लाह we'll try to answer all these questions. ठीक है जनाब. CSS एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा जाता है, और इसमें आपका मुकाबला सिर्फ आपके स्कूल फ्रेंड्स के साथ नहीं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स के साथ नहीं, बल्कि आपका मुकाबला होता है पूरे पाकिस्तान के बहुत ही ज़हीन और काबिल स्टूडेंट्स के साथ. इट्स अ चैलेंज बट नॉट अ थ्रेट. कंसीडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब आप CSS को क्लियर कर लेते हो तो आपके पास एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है दैट यू हैव डन समथिंग वेरी स्पेशल. पाकिस्तान को सर्व करने के लिए सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज से ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ आपको और कोई नहीं मिलती, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मिलती है. मतलब ये कि आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में अपने कंट्री को सर्व कर सकते हो. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि CSS में आपकी एलोकेशन होती है. स्टार्ट करते हैं कि CSS है क्या, और उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली इसको आगे लेकर चलेंगे. पाकिस्तान की फ़ेडरल ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ग्रेड 18 के ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, जो उनके पूरे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे इंतज़ामी ढांचे को संभाल सकें और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कामों को पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाया जा सके. लेकिन उसके लिए डायरेक्ट एलोकेशन 18 ग्रेड में नहीं की जाती, बल्कि ग्रेड 17 में ऑफिसर्स को हायर किया जाता है. उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ तरह की एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग्स के गुजारा जाता है. इसके ज़रिए उनकी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को अच्छे अंदाज में सर्व कर सकें. और इसीलिए ग्रेड 17 में टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके तहत सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में इंडक्शन की जाती है, और ये लोग आगे चलकर पाकिस्तान में फेडरल ब्यूरोक्रेसी में और प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरीज़, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, कमिश्नर्स और मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में पाकिस्तान को फिर सर्व करना शुरू करते हैं. ये 12 डिपार्टमेंट्स हैं. कौन कौन से, उनके एक बार हम नाम देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले आ जाता है जनाब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप. इसका नाम सबसे पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना ग्रुप है.
पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के जो ऑफिसर्स होते हैं ग्रेड 17 में उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर्स बनाया जाता है। अगर वो फील्ड पोस्टिंग में हो, अगर वो सेक्रेटरीट पोस्टिंग में हो, तो फिर वो सेक्शन ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। जब ग्रेड 17 में असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात की जाती है तो यही लोग होते हैं जो आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि एक पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, तो यही सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और इनके सीनियर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स हैं जो शहरों में शहरियों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी से प्रोटेक्शन दी जा सके, उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, अमन व अमान की सूरत हाल को मेंटेन रखा जा सके, हेल्थ का, एकेडमिक्स का और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का जो एक दूसरे के साथ रब्ता है उन सबको यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद दूसरा डिपार्टमेंट जो हम देखते हैं वो है हमारे पास पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इनिशियली ग्रेड 17 पर जब इंडक्शन होती है तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस के तौर पर होती है, ASPs, और उसके बाद फिर वो प्रोमोट होते होते IGs और हायर लेवल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर बनकर पाकिस्तान के सेक्रेटरीज बनते हुए जाते हैं हायर डिफरेंट कंट्रीज़ में और वहाँ जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर डिपार्टमेंट इज़ पाकिस्तान कस्टम सर्विस। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ज़रिए आप पोर्ट्स एंड शिपिंग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं। अनदर डिपार्टमेंट इज़ मिलिट्री लैंड्स एंड कंट्रोलमेंट ग्रुप, जिसके तहत आप इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम संभालते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग सिर्फ होती हैं कैंट एरियाज़ में। कैंट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली मिलिट्री लैंड्स एंड कंट्रोलमेंट के साथ होती है। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपका सिविल ब्यूरोक्रेसी से भी ताल्लुक़ रहता है और मिलिट्री के साथ भी आप अटैच रहते हैं, इन अ वे कि आप दोनों मिलकर काम करते हैं। अनदर डिपार्टमेंट इज़ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, IRS। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ज़रिए फेडरल जो FBR हमारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका काम बढ़ता जा रहा है। तो जो IRS के ऑफिसर्स होते हैं वो इसी के साथ मिलकर काम करते हैं, इन्हीं के अंडर में आते हैं और इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो होता है वो फिस्कल पॉलिसीज़ और इन सारी चीज़ों से रहती है। अनदर डिपार्टमेंट इज़ कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। उसके साथ में पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस, रेलवेज़ एंड कमर्शियल ट्रेडिंग, और उसके अलावा पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप CSS क्लियर करते हैं। अभी CSS क्लियर करना सोचने में बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। किस तरीके से? वो इस तरीके से जनाब कि जब आपकी CSS का आप इरादा कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि CSS की टाइमलाइन क्या होगी। CSS की टाइमलाइन स्टार्ट होती है इस तरीके से कि हर साल सितंबर के एंड में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अखबारात में इश्तिहार देता है, जिसके तहत अक्टूबर में CSS के अपकमिंग ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन के वक्त 3-4 क्वेरीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं जिसका ज़रूरी आपके जहन में क्लियर होना बनता है। नंबर 1, एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स होती है फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स, और अगर आप में से कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो अंडर सर्टेन कंडीशंस, और उसके साथ साथ कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है। कुछ एक डोमिसाइल का एक क्राइटेरिया है, उसके अलावा कुछ एक जो है वो शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया है, जिसके तहत एज में थोड़ी रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट सर्विसेज वालों को 2 साल की मज़ीद रिलैक्सेशन मिल जाती है, 32 ईयर्स तक वो CSS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एज लिमिट। अच्छा जनाब, अब इसमें एज लिमिट तो हो गई 21 से 30 ईयर्स। अब यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर दूँ, वो ये कि अगर किसी भी साल की 31 दिसंबर को यू आर अंडर 30 ईयर्स, इसका मतलब है कि आप अपकमिंग ईयर के फरवरी में एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। अगर आपकी 31 दिसंबर 2020 को एज 30 ईयर्स नहीं हुई, इसका मतलब है कि आप फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह अगर 2021 की 31 दिसंबर को आपकी एज लिमिट 30 से कम है तो आप 2022 के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर एज लिमिट की मामला हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, जो इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो होती है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, जो कॉलेजेस से BA, BSc, BCom करते रहे स्टूडेंट्स, उसके साथ 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पर आप CSS के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके बाद आपकी जो भी फर्दर क्वालिफ़िकेशन है, वेदर यू आर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, या आप
पीएचडी है, एमफिल हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या फार्मासिस्ट हैं, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यू आर एलिजिबल फॉर CSS। 14 years of education is minimum requirement and above all it is accepted। ठीक है जी। मैसेजेस आते जा रहे हैं बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ, और जिन जिन लोगों ने सलाम किया हुआ जनाब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ बातें करते रहेंगे और मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताता रहूँगा। कुछ चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं जनाब, उसके लिए मैं आपको ज़रूर ये बता दूँ कि वन बाय वन इन सारी चीज़ों का मैं आपको आंसर करता रहूँगा। हाउ कैन वी ग्रैब इंग्लिश, और उसके बाद फिर ये कि BS मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स लिया जाए या नहीं लिया जाए। अभी हम इन सारी चीज़ों पर वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है जी। तो किस तरीके से हम हैबिचुअल हो सकते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। बस थोड़ा सा टाइम मैं लूँगा आपसे ताकि मैं आपको ज़रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आगे ले चलूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको कंफर्म कर दिया। अब अक्टूबर में जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो अपनी, उसी वक्त आपको अपने कंपलसरी तो 6 सब्जेक्ट जो आपके हैं उसको तो फिट करना ही होता है, लेकिन उसी फॉर्म में आप ये भी ऐड कर देते हो कि व्हाट विल बी योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप पहली अटैम्प्ट में कोई सब्जेक्ट्स रखते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी आप वही रखो, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो एक बार ले लिए वही आपको तीनों अटैम्प्ट्स तक चलाने। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप हर बार उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने फॉर्म में फिल कर दिया, अब आपको एग्ज़ाम उन्हीं का ही देना है। तो बी कॉन्शियस एंड बी केयरफुल जब आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हो। तो आजकल चल रहा है जनाब अप्रैल। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोग 2021 के लिए प्लान कर रहे हो, सो इट विल बी बेटर कि अभी अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने ऑप्शनल्स को डिसाइड करके देख लीजिए कि कौन से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो आप रखना चाहते हैं। ठीक है जी। अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लेते हो अभी, तो क्या होगा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और वो एग्जांपल किस तरीके से, वो ये है कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने CSS के अटैम्प्ट दिए, आई वॉज डूइंग माई PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। जब एकेडमी ज्वाइन की, एक जनरल ट्रेंड ये था कि एवरी वन वॉज सेइंग आप IR सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, मैं IR ले लेता हूँ। जब मैंने IR का सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि ये आसान है, चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब मैंने IR पढ़नी शुरू की तो आई फेल्ट कि मैं IR में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि एक्सेप्ट वन टीचर, किप्स के कोऑर्डिनेटर साहब मखदूम बिलावल साहब, सिवाय उनके मैंने जिस टीचर से भी बात की, दे ऑल सेड कि केमिस्ट्री इज़ बिट चैलेंजिंग। येस, यू कैन ऑप्ट केमिस्ट्री बिकॉज इट्स योर सब्जेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, स्कोर नहीं आता आपके लिए, थोड़ा सा मसला हो जाएगा। लेकिन मैंने अपना डिसीजन खुद लिया और मैंने ये डिसाइड किया कि सिंस आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं वो नहीं लूँगा और मैं ऑप्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री लिया। ठीक है जी। अब जब मैंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया तो उसकी प्रिपरेशन मुझे सारी की सारी खुद ही करनी थी, बिकॉज देयर वाज नो टीचर अवेलेबल। प्लस ये कि क्योंकि आई हैड गुड कमांड ऑन माय सब्जेक्ट, तो आई डिडंट नीड एनी टीचर एज वेल। तो इसीलिए अगर आप केमिस्ट्री रखना चाहें ज़रूर लीजिए, केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आप सब्जेक्ट्स लेंगे ना, वो सारे के सारे आपने ये सोच कर लेने कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, लाइक देखिए आजकल के सिनेरियो को देख लेते हैं। आजकल हमारे पास सारी एकेडमीज़ बंद है। अगर आप किसी टीचर के कहने पर कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसमें आपका बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है, सो वुड यू बी एबल टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन योर ओन? दिस इज़ द सिंपल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सब्जेक्ट। आई वुड सजेस्ट यू कि इस महीने के ख़त्म होने के साथ, इस महीने के ख़त्म होने तक, अप्रैल के ख़त्म होने तक आप लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लीजिए। तरीक़ाकार क्या होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने का, अब हम इसकी तरफ बात कर रहे हैं। कंपलसरी के क्वेश्चंस आप लोग पोस्ट कर रहे हो, मैं भी इसकी तरफ आता हूँ, बिकॉज कंपलसरी तो हमने लाजमी कर ही लेने हैं, बुक्स भी उसकी मैं रिकमेंड कर देता हूँ। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए करना क्या होगा आपने, देखिए जी, पहला ब्रैकेट है आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें पॉलिटिकल साइंस है और 2 सब्जेक्ट्स और हैं, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप सिर्फ तभी ऑप्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस, अगर आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर्स हो। अगर आपका मास्टर्स नहीं है, मैं नहीं समझता कि आपको इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये है फेडरल लेवल का। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को ले रहा होता है,
तो इसमें जो सिलेबस है ना वो सारा आपके पास एक एफपीएससी की रिकमेंडेड गाइडलाइंस पर मौजूद होता है। एंड इन माय ओन एक्सपीरियंस जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है वो ये कि इसमें मास्टर्स लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। टू डिलीवर अ बेटर एंड क्वालिटी कंटेंट आपके सब्जेक्ट पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सब्जेक्ट पर ग्रिप नहीं होगी, आपने इंटरमीडिएट के बाद किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा, सो इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू हैव अ गुड ग्रेस्प ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बेहतर होगा फिर आप उस सब्जेक्ट को स्किप कीजिए। रह जाता है आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे लोग सवाल इसके मामले में करते रहे हैं। मोहम्मद नबील असद का सवाल इस वक्त मेरे सामने है और मैडम तस्मीना अमीन साहिबा का। दे आर सेइंग कि पॉलिटिकल साइंस को किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है। आते हैं इसी की तरफ। देखिए जी, जब आप बात करते हो इंटरनेशनल रिलेशंस की, बेनिफिट क्या होगा इंटरनेशनल रिलेशंस का? इंटरनेशनल रिलेशंस का बेनिफिट ये होता है, एक तो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ट्रेंड पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड एक एवरेज पे अगर सेट भी है ना कि आईआर का जनरल ट्रेंड जो है वो 120 का स्कोर होता है। स्टिल आई हैव सीन मैनी पीपल जिन्होंने इस स्टीरियोटाइप अप्रोच को ब्रेक किया है एंड दे हैड गुड स्कोर्स देन 120। 130s में 140s में भी मैंने आईआर के स्कोर्स देखे हुए हैं। तो मैं स्कोरिंग ट्रेंड से ज़्यादा आपको इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा कि आप कौन से वो सब्जेक्ट्स उठाएं जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हैं। आईआर को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग जो आईआर रखना चाह रहे हैं लेकिन वो परेशान हो रहे हैं कि उन्हें आईआर समझ में नहीं आ रही, आप ऐसा कीजिए कि आईआर के पहले पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जब आप आईआर का पेपर 2 पढ़ के देखेंगे तो आपका कंटेंट थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिएगा आईआर के पेपर 1 के साथ जिसमें थ्योरीज़ हैं। इंसिडेंट्स पर थ्योरीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए एंड दैट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू कि आप आईआर को आसानी से कवर कर सकेंगे। वो लोग जो आईआर में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं, ज़रूर कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस भी एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले एक बार उसके पूरे सिलेबस आउटलाइन को ज़रूर गो थ्रू कीजिए। और उसके साथ साथ ये कि आप यूट्यूब पर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को लिख के सर्च कीजिए और उसके वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट के हर कंटेंट की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स को उठा लीजिए और वहाँ से वीडियो लेक्चर्स को देखकर डिसाइड कीजिए कि आप आईआर रखना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा वीडियो लेक्चर 1 घंटे का है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं अवेलेबल होता हूँ। आप मुझे मैसेज करके फेसबुक के थ्रू, मेरा पेज भी है, आप उसके थ्रू या किप्स एकेडमी के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जिस हद तक हो सके आप लोगों को एंटरटेन करूँ और आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं उसको आंसर कर सकूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कंटिन्यू करते हैं जनाब। आईआर और पॉलिटिकल साइंस का इशू तो हमने रिजॉल्व कर लिया। आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट ब्रैकेट पर जिसमें हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसा मैंने पहले बताया था कि साइंस सब्जेक्ट्स में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर सब्जेक्ट में मास्टर्स हो तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, लेकिन अगर आप कुछ पर्टिकुलर एफर्ट रखते हैं तो उसके साथ साथ आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने अपने साथ ही कुछ बैचमेट्स को देखा है हु हैड फिज़िक्स, who had computer science, who had economics, and they got some extraordinary score in these subjects। शर्त सिर्फ मेहनत है। इसी में अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स की भी बात आती है। इस पूरे ब्रैकेट के लिए मेरा एक सिंपल फार्मूला जो आप लोगों को होगा वो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इनके पास्ट पेपर्स उठा के चेक कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप केमिस्ट्री रखना चाहते हैं या फिज़िक्स रखना चाहते हैं या नहीं, पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज़ उठा लीजिए पास्ट पेपर्स के, क्योंकि पेपर 2 होते हैं तो इसका मतलब है कि 20 एमसीक्यूज़ पेपर 1 में, 20 एमसीक्यूज़ पेपर 2 में। आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों के 40 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके देखिए। अगर 3-4 साल के आप जब पेपर्स को डिसाइड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और एवरी टाइम यू आर स्कोरिंग मोर देन 30 इन एमसीक्यूज़, इट मीन्स कि आपकी सब्जेक्ट की फाउंडेशन बहुत अच्छी है। अगर अब आप इस पर मेहनत करते हो तो आप इसको ईजीली प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेसिस देखिएगा, तुक्के लगा के मत देखिएगा वरना तो फिर बहुत मसला हो भी सकता है। ठीक है, टेक इट सीरियस, बिकॉज देखिए एक चीज़ जहन में रखिएगा, ऑन अ बैड डे अगर आपको फिज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप उसमें कोई चीज़ दाएं बाएं से मिलाकर नहीं लिख सकते, वो फिज़िक्स नहीं बन सकती। लेकिन अगर आपको आईआर का एक टॉपिक है जो आपने पढ़ा था, इस वक्त आपके जहन में पूरी तरह से नहीं है, तब भी आप उसको करंट सिनेरियो से किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर सेफ रहने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू
पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट से। अगर आपको नहीं पता कि केमिस्ट्री में एक्वा रीजिया क्या है तो आप उसमें कोई दूसरी चीज़ लिख के उसका मामला रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रिजनर्स डायलेमा पता था और वो आपने कहीं आईआर में पढ़ा था और अब आपके जहन में नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी देर जहन में सोचने से आपको वो चीज़ कुछ ना कुछ याद आ जाए और फिर आप उसको रिलेट कर सकें। ऑल्दो एक अच्छे स्टूडेंट को तो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कोई मसला ही ना हो, उसको सारी चीज़ें अच्छी तरह याद हो। लेकिन टू बी मोर रियलिस्टिक, हर किसी के लिए पूरा सब्जेक्ट कंटेंट प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता हर बार, तो इसीलिए हम सेफ साइड पर रहते हुए काम करेंगे। इसी में कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अप्लाइड एंड प्योर मैथमेटिक्स का। अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर रिलेटिवली बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्योर मैथमेटिक्स की, तो आई हैव सम फ्रेंड्स जिन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया, लेकिन जब मैंने उनसे प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की या मैंने उनका उसके बारे में ओपिनियन लिया, सो दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ ऑप्टिंग प्योर मैथमेटिक्स। तो वो स्टूडेंट जो अप्लाइड एंड प्योर मैथमेटिक्स के सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप प्योर मैथमेटिक्स को एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना है, आपके ऑप्शनल्स ही होते हैं जो आपका स्कोर बूस्ट करते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। इन 2017 व्हेन आई गॉट फ्लंक्ड इन इंग्लिश एसे, आई गॉट 165 मार्क्स इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 200। 165 मार्क्स मेरे थे और उसकी वजह से मेरा उस वक्त भी स्कोर, ऑल्दो आई वॉज फेल, लेकिन मेरा स्कोर उस वक्त भी बहुत अच्छा खासा था। In 2018, when I got cleared and I was allocated in Pakistan Administrative Service, I got 162 marks in chemistry. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है ना, वही आपका स्कोर उठा रहे होते हैं, वही डिजायर्ड ग्रुप तक एलोकेट होने में हेल्प कर रहे होते हैं। बिकॉज जनरल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होते एज कम्पेयर टू ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तो ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करना वाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके बाद जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के, कुछ स्टूडेंट जो सवाल पूछे यूएस हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है और वो टारगेट हुआ था 2018 में, तो क्या ये सेफ़ होगा। महविश उस्मान का एक यहाँ पर मैसेज मौजूद है, शी इज सेइंग कि यूएस हिस्ट्री हिट ऑन 2018, सो इज़ इट सेफ टू टेक दिस और नॉट। सी, हिट हुआ का ये मतलब नहीं है कि लोग उसमें पास नहीं हुए। हिट हुआ का मतलब ये होता है कि लोगों ने उसमें जो एक कन्वेंशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर आंसर प्रिपेयर किए हुए थे। पेपर का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, जैसा कि अभी हमने देखा कि 2020 के अटैम्प्ट में जिन लोगों ने अभी CSS के एग्ज़ाम दिए हैं, उन्होंने ये देखा कि IR पेपर 2 जो था उसमें एक ग्राफ आ गया था, तो एवरीवन वाज स्कैर्ड ऑफ दैट ग्राफ कि यार ये कैसे आ गया और इस तरह तो कभी ज़िंदगी में नहीं आया। सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम कि अगर आप एक कन्वेंशनल पेपर को एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं जिस तरह का मैं सोच के जा रहा हूँ पेपर वैसे ही आ रहा है। तो यूएस हिस्ट्री हो या IR हो, ये दोनों ही सब्जेक्ट बड़े अच्छे हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ यूएस हिस्ट्री के लिहाज से, यूएस हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है। उसमें सिर्फ आपको 200 ईयर्स की मोर और लेस हिस्ट्री पढ़नी होती है और उसमें आप आराम से काम कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रैकेट। लेकिन स्टिल अगर आप इसमें से लेना चाहें, जनरल ट्रेंड जो मैंने देखा है वो ये है कि इंडो पाक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है सिंध के स्टूडेंट्स में, और पंजाब में जो मेरे बहुत सारे दोस्त बने उनमें मैंने ज़्यादातर ये ट्रेंड देखा कि देवर मोर इंटरेस्टेड, और वहाँ पर जो ज़्यादा पढ़े जाते हैं सब्जेक्ट्स उसमें यूरोपियन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की तरफ भी जाते हैं, वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है आपकी अपनी एक माइंड इंक्लिनेशन की तरफ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। काफ़ी सारे लोग पूछते जा रहे हैं कि मेरे ऑप्शनल्स कौन कौन से थे, वो भी बता देता हूँ। मेरे ऑप्शनल थोड़े से डिफरेंट थे इस तरह से कि मैंने ऑप्ट किया था केमिस्ट्री, और मैंने ऑप्ट किया था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, मैंने ऑप्ट किया था जेंडर स्टडीज़, मैंने ऑप्ट किया था मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, और मैंने ऑप्ट किया था सोशियोलॉजी। इसमें से मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इतनी ज़्यादा ऑप्ट नहीं की जाती, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने का, एक मूड भी बहुत हो रहा था, और दूसरा ये कि आई थॉट कि आई वुड बी एबल टू रिलेट कंटेंट ऑफ मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस विद इस्लामियात। किसी एकेडमी में नहीं पढ़ाया जाता था, मैंने सारी प्रिपरेशन खुद ही की थी मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की HSM पब्लिशर्स की बुक से, तो वो मेरी आराम से तैयारी हो गई थी, ठीक है जी। इसमें जब हम बात करते हैं, वापस आता हूँ मैं, कोई एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डिड यू अपेयर 2 टाइम्स? नो, आई अपेयर 3 टाइम्स। मैंने अपने तीनों अटैम्प्ट एग्जॉस्ट किए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे एक दफ़ा जब आप CSS में लग जाते हो तो आपको मज़ा आने लगता है फिर कि देते हैं एग्ज़ाम, देखते हैं इस बार क्या होता है, इस बार क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट क्लियर ट्वाइस, 2018 भी क्लियर हुआ, 2019 भी क्लियर हुआ।
जस्ट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट फ्लंक्ड इन इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन शायद दैट वॉज नॉट अ सूटेबल टाइम फॉर मी टू गेट क्लियर, क्योंकि अगर उस टाइम मैं पास हो जाता तो आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपने पीएचडी को कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेकिन जब 2017 में आई गॉट फेल्ड तो फिर मैंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया और उस साल मैं पास भी हो गया। सो इन दिस 47th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम आई एम दी ओनली वन हु इज़ पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बाकी जितने लोग हैं वो भी पीएचडी के वाइवा दे के आए हुए हैं। कोई ऐसा है जो अपियर अभी पीएचडी कंटिन्यू है उनका, लेकिन 12 डिग्री होल्डर मैं एक हूँ। सही है जी। तो अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स की भी बात आती है। फ़िज़िक्स ज़रूर रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आपने एमएससी फ़िज़िक्स किया हुआ है, मिस आयश गुल, आपने एमएससी फ़िज़िक्स किया हुआ है, अगर आप उसको रखना चाहती हैं तो ज़रूर रखिए। आप उर्दू लिटरेचर रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए, एक अच्छा सब्जेक्ट है। पंजाबी आप ऑप्ट करना चाहती हैं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हिस्ट्री तक के ब्रैकेट तक तो मैं आ गया था, थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि मैं आप सबको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए एक साथ सारे सब्जेक्ट कंटेंट डिसाइड करवा देता हूँ। जब आप अगले ब्रैकेट पे आते हो उसमें जेंडर स्टडीज़ आता है। जेंडर स्टडीज़ मेरे पास भी था। जेंडर स्टडीज़ एक बड़ा अच्छा और मज़ेदार सब्जेक्ट है। न्यूज़पेपर आप सब ने ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। अगर आप न्यूज़पेपर जो है वो रोज़ाना पढ़ रहे हो तो उससे आपकी जेंडर की, सोशियोलॉजी की, क्रिमिनोलॉजी की, करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान की कुछ ना कुछ तैयारी चली रही होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे सब्जेक्ट को ज़्यादा ऑप्ट करें जिनमें आप ओवरलैपिंग करवा सकते हो। स्मार्ट ट्रिक यही होती है कि आप थोड़ा सा पढ़ें लेकिन आप उसको 10 जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकें ना, तो उससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करते हो ना कि मतलब सारे सब्जेक्ट आपने बिल्कुल अलग अलग रख लिए, लाइक अगर आपने उर्दू लिटरेचर ले लिया, उर्दू लिटरेचर का ठीक ठाक वाला सब्जेक्ट कंटेंट है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और फिर उससे आपको ये मसला हो जाएगा ना कि जितनी भी देर आप काम करोगे तो वो सारी चीज़ किसी और जगह पर आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही होगी। अब अगर आपके पास टाइम कम रह जाता है तो ऐसे में उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट जो है ना वो फिर आपको किसी और जगह हेल्प नहीं कर रहे होते, तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार अभी मेरा सिर्फ 100 मार्क्स की प्रिपरेशन हुई। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जेंडर ले लेते हो, आप सोशियोलॉजी ले लेते हो, तो ये कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश ऐसे में भी हेल्प कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ इनके सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो थ्योरीज कॉमन हो जाती हैं, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ के लिए एक जगह पढ़ लिया, उसको दूसरी चीज़ में दूसरी जगह पर भी एक आप लेकर आ गए, काम आराम से वहाँ पर भी आपने कर लिया। तो ये चीज़ें जब सब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ लिंक होता है ना तो आपके लिए काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो जेंडर और सोशियोलॉजी क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वहाँ पर काम करना आसान हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ होंगे इस वक्त जो बॉटनी या जोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अगर आप अपना सब्जेक्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं, ज़रूर रखिए, क्योंकि उसकी आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन होगी। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप रखते हैं तो आसानी से आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, काशिफ वकार सर, आई एम केमिस्ट्री स्टूडेंट, शुड आई ऑप्ट क्रिमिनोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी। यार फ़िलासफ़ी की तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि फ़िलासफ़ी एक ठीक ठाक वाला हैवी सब्जेक्ट है। अगर आप उसका सिलेबस देख के इम्प्रेस हो रहे हो कि छोटा सा सिलेबस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और काफ़ी सारी जो है ना फ़िलासफ़िकल अप्रोचेज़ हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। मैं उसके बारे में मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगा कि वो रखो। हाँ, अगर फिर भी इंटरेस्ट है तो पढ़ के देख लो। फ़िलासफ़ी बहुत ही कम ऑप्ट होता है, उसको देख लो। क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, वो ज़रूर आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। आ रहे हैं अब हम क्रिमिनोलॉजी वाले ही ब्रैकेट पे, क्योंकि जेंडर और इंग्लिश लिटरेचर, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, वो भी आप उठाकर देख सकते हो आराम से, ठीक है जी। तो वो भी आप चेक लीजिए कि अगर आप वो रखना चाहते हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वो भी आप रख सकते हैं। जेंडर के ही ब्रैकेट में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, एनवायरमेंटल साइंसेस का भी सब्जेक्ट है। बिनता हनीफ पूछेंगे बीए वाले सीएसएस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा सा आंसर था इसीलिए अभी के अभी दे दिया आपको। इन्वायरमेंटल साइंसेस का सब्जेक्ट जो है जनाब वो अच्छा सब्जेक्ट है, और स्पेशली साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। इन्वायरमेंटल से अक्सर जो है वो आपका हर साल तो नहीं, लेकिन अक्सर इसमें से कोई ना कोई ऐसे भी बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग का या ग्रीन हाउस गैसेस का या किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, तो वहाँ पर भी आपको इन्वायरमेंटल साइंसेस हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। लॉ वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। लॉ वाले ब्रैकेट से ज़्यादा ऑप्ट होने वाले सब्जेक्ट्स हैं क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के साथ साथ वहाँ से ऑप्ट होने वाले ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ आमतौर पे वो लोग रख रहे होते हैं जिनके पास आईआर होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कंटेंट को एक बार फिर से वही रिलेट कर लेते हैं उससे, ठीक है जी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आमतौर पर वो लोग ज़्यादा रखते हैं जिनके पास जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटिकल साइंस वाले ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी मैच होते हैं, तो उनकी तैयारी में उन्हें ज़्यादा आसानी हो जाती है. देयर इज़ अ फार्मासिस्ट हु इज़ सेइंग के केमिस्ट्री इज सेफ फॉर मी और नॉट, मिस अंबर शाहजादी. नहीं, केमिस्ट्री फार्मासिस्ट के लिए आई वुड नॉट से कि इट इज़ सेफ ऑप्शन, बिकॉज पेपर 2 इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी ग्रिप है, तब आप उससे ऑप्ट करने का सोचें. अदरवाइज़ फार्मासिस्ट का जो बेसिक कोर्स आउटलाइन मुझे पता है, जितना मैंने देखा है उसको, आपको थोड़े चैलेंजेस उसमें हो सकते हैं. इट वुड नॉट बी अ सेफ चॉइस. क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाइवर्ट होगा तो डायरेक्टली मैं आपकी तो ग्रिप नहीं जानता, लेकिन इन जनरल फार्मासिस्ट के लिए थोड़ा सा मसला इसमें हो सकता है. अच्छा, हम बात कर रहे हैं लॉ ब्रैकेट की. जो लॉ के अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है, एलएलएम किया हुआ है, अगर वो लॉ का कोई भी सब्जेक्ट रखना चाहें, जनाब आपके लिए ओपन फील्ड है, जो दिल चाहता है रखें. जो दूसरे स्टूडेंट 600 मार्क्स को पूरा करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है जनाब क्रिमिनोलॉजी. बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, आसान सा है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जिसमें जो है वो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे. थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, थ्योरीज़ होती हैं, रिलेट कर लेंगे, आराम से पढ़ सकेंगे. ठीक है. मेरे पास था मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस. अगर आप में से कोई रखना चाहे तो ज़रूर रखिए, लेकिन उसकी तैयारी आपको फिर ठीक ठाक वाली खुद ही करनी पड़ती है. उसकी मार्केट में इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं होती. सही है. मैंने जब मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की तैयारी की थी, तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा अहादीस के रेफरेंसेस खुद ही निकाले थे. मार्केट में एक राइटर हैं इमरान एहसन ख़ान नियाज़ी, उनकी बुक्स आपको मिल जाएंगी आराम से मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की, तो वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. ये मैं बता रहा हूँ मुस्लिम लॉ के लिए. उसके अलावा अब हमने इसमें से 4 सब्जेक्ट जो थे उनकी बात कर ली. एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो पॉलिटिकल साइंस वाले ज़्यादा ऑप्ट कर रहे होते हैं, एक इंटरनेशनल लॉ जो आईआर वाले ज़्यादा ऑप्ट कर रहे होते हैं, तीसरा हो गया क्रिमिनोलॉजी जो बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, चौथा मैंने आपको अपना सब्जेक्ट बता दिया जो मैंने मुस्लिम लॉ रखा था, क्योंकि मेरा उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था. ठीक है जी. अच्छा, ये भी बता दूँ कि मैंने तीनों अटैम्प्ट्स में जो पेपर अपने ऑप्शनल थे वो सेम रखे थे, क्योंकि जब आप एक साल में पेपर दे रहे हो तो आपको अपनी वीकनेस का ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है. तो द वेरी नेक्स्ट ईयर जब आप फिर से अपेयर होते हो, आपके लिए आसान हो जाता है कि आप अपनी उन वीकनेस पे काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे, बजाय इसके कि हर बार आप सब्जेक्ट को चेंज करते हुए अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें कि पिछले साल आईआर रखा था, नहीं वो अच्छा नहीं हुआ, इस बार पॉलिटिकल साइंस रखता हूँ, अब क्या होगा, अब ये अगर अच्छा नहीं हुआ तो अगले साल क्या रखूँगा. तो इस तरह के नहीं, मेक वाइज डिसीजन. और बहुत सारे लोगों से ना बार बार मशवरे मत लीजिएगा. ये मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे ताकीद करूँगा कि ढेर सारे लोगों से बार बार मशवरे मत लीजिएगा. सीएसएस में जिन लोगों का क्लियर हो जाता है उनमें से भी हर एक की अप्रोच अलग होती है. जिनका नहीं होता बाय गॉड विल, उनमें से भी हर एक के अपनी अपनी कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है. आप 2-1 लोगों से पूछें, 3-4 लोगों से पूछें, लेकिन अगर आप हर किसी से पूछना शुरू हो जाएंगे सो इन दी एंड आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि जो लोग कहना चाह रहे हैं उसमें से मेरे लिए कौन सी बात ठीक है. मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप साइंस सब्जेक्ट रख लीजिए अगर आपकी ग्रेप है. हो सकता है कोई और आप किसी और से पूछें, वो आपसे कहें साइंस सब्जेक्ट मत रखें, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है. तो 1-2 राय ले लीजिए और उसके बाद फिर मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट इंस्टेड ऑफ आस्किंग एवरी वन दैट वॉट इज़ राइट. अगर आप सबसे पूछते रहेंगे तो आपको खुद नहीं समझ आएगा कि करना क्या. तो इसीलिए बेहतर ये है कि अपना डिसीजन खुद लें और फिर दूसरों पे साबित कर दें कि जो मैं कह रहा था वो ठीक था. जब मैंने अपनी डीएमसी बहुत सारे अपने टीचर्स को दिखाई जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री ऑप्ट करने से मना किया था, तो मैं सिर्फ एक चीज़ शेयर कर दूंगा, वो ये कि देयर वाज वन ऑफ माय टीचर्स हु सेड के देखा मैंने कहा था ना तुम इसमें अच्छा स्कोर करोगे. तो जब आप पास हो जाते हैं ना तो एवरी वन वुड स्टार्ट सेइंग दैट थिंग जो आपने किया हुआ. तो बेहतर ये है कि आप डिसीजन लें खुद से और फिर उसको सही साबित कर दीजिए. ठीक है जी. मोहम्मद नबील असद साहब का एक मैसेज आया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, यूएस हिस्ट्री, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, ये ऑप्ट कर सकते हैं. बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं जनाब, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें 400 मार्क्स बनने, 200, 3, 4, 5, 500 बनने, एक सब्जेक्ट आपको और लेना होगा ताकि 600 पूरी हो जाए. कंप्यूटर साइंस के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? कंप्यूटर साइंस वाले उसके पास पेपर्स देख लें और अगर आपकी सब्जेक्ट पर ग्रिप है ज़रूर जाइए इसके साथ. हसान फरीद खान साहब का एक मैसेज आया हुआ है, सर वन क्वेश्चन, इंडो पाक की बुक रिकमेंडेशंस. हसान फरीद साहब, इंडो पाक जो है वो एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है और उसके लिए एक बुक से प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं होती. आमतौर पर आपको इसके लिए 3-4 बुक्स देखनी पड़ती हैं जिसमें से आप डिफरेंट जो है ना वो इराज को कवर करते हो.
मैंने इंडो पाक की जो जनरल प्रिपरेशन की थी उसके लिए मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स की एक बुक यूज़ की थी। उसमें था क्रॉनिकल्स ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री, क्रॉनिकल्स ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री, और उसमें से मैंने हर चीज़ की बहुत ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई थी। उसको मैंने जस्ट एक आउटलाइन के तौर पर पढ़ा था, और उसके साथ मैंने फिर कुछ और बुक्स यूज़ की थी। अब यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप मुझे चाहें तो डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। मैडम ज़ैनब रहमान साहबा कह रही हैं कि आपने ऑर्गेनिक में मास्टर्स किया है लेकिन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन इट। ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है तो वो रखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं हैं कंफर्टेबल, आप ड्रॉप कर दीजिए, किसी और सब्जेक्ट को उठा लीजिए, वो आपके लिए आसान रहेगा। मुस्तूबा खान ने अपना एक कम्बिनेशन लिखा है, आपने जेंडर और एनवायरमेंटल दोनों लिख दिया है बेटा, वो दोनों एक ही ब्रैकेट में, तो आप उसको नहीं ऑप्ट कर सकते, इन दोनों में से आपको कोई एक उठाना होगा। मिस्टर साद खान का है, हाउ मैनी वर्ड्स वोकेबलरी वी शुड रिमेंबर फॉर CSS। वोकेबलरी कभी भी रिमेंबर नहीं की जाती मेरे दोस्त, आपने सिर्फ ये करना है कि आप उसका इस्तेमाल सीख लीजिए। जितनी चीज़ें आपको याद रहनी होंगी ना वो याद रह जाएंगी। अब हम अगले फेज़ की तरफ जा रहे हैं, और सोशियोलॉजी पे थोड़ी सी बात करने के बाद मैं आपके आगे चलूँगा और ऑप्शनल्स की तरफ आएंगे। कोई एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं बेस्ट अकेडमी इन कराची फॉर CSS, डू यू नो? हाउ वुड आई नो? मैंने तो एक ही अकेडमी को ज्वाइन किया था, 2-3 अकेडमीज़ में पढ़ाया था। लेकिन ये कि देखिए, आप आसान सा तरीका ये होता है कि आप खुद जाइए, अकेडमी का एनवायरनमेंट देखिए, जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो आपके घर के करीब है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी अकेडमी में जाइए, मैं आपको एक बात समझा दूँ, किसी भी अकेडमी को ये सोच के मत ज्वाइन कीजिएगा कि वही आपके मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार हैं CSS करवाने के। आप और सिर्फ आप अपनी CSS के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप पास होते हैं तो ये टोटली आपकी अपनी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होगी। एकेडमी सिर्फ आपको ये बता दी है कि हाउ टू राइट, आपने क्या चीज़ किस तरीके से लिखनी है। ये एकेडमी में जो हमारे बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं वो हमें सिर्फ ये गाइड कर देते हैं कि बेटा जो तुमने बात यहाँ पर इस तरह लिखी है ना, आप इसको इस तरीके से लिखो, थोड़े से वर्ड्स को सॉफ्ट करो। लेकिन व्हाट टू राइट, क्या क्या आप उसमें लिखना चाहते हो, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जाहिर सी बात है कि अकेडमी में अगर 50 से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो वो हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन दें भी, तो भी उसमें से हर एक तो नहीं पास होगा ना। उसकी वजह क्या है? यू हैव टू पुट योर पर्सनल एफर्ट्स। तो बेस्ट अकेडमीज़ कौन सी हैं? मैंने क्योंकि किप्स से पढ़ा है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड किप्स अकेडमी। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे मेंटोर सर मखदूम बिलावल साहब होते हैं और दूसरे टीचर्स हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन स्टिल आई वुड से कि आप खुद अपना डिसीजन लेंगे, जाके अकेडमी विज़िट कीजिए, आप वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप वहाँ जाकर लाइब्रेरी विज़िट करेंगे, वहाँ के टीचर्स से मिलेंगे, कुछ डेमो क्लासेस लेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी अकेडमी आपके लिए अच्छी है। ठीक है। आखिरी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ब्रैकेट है बेटा, उसकी हम बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी और रीजनल लैंग्वेजेस इसमें है। सिंधी के बारे में मैं आपको बता दूं, सिंधी का एवरेज स्कोर 60s में जा रहा होता है। इसी वजह से सिंधी इतनी ज़्यादा मैं इनकरेज नहीं करता लोगों को CSS में रखने के लिए। लोग रखते हैं वो इस वजह से रखते हैं क्योंकि उन्हें PCS भी देना होता है, प्रोविंशियल भी देना होता है। प्रोविंशियल में और फेडरल में दोनों में जब वो CSS ले ले पंजाब सिंधी रख लेते हैं तो उसकी वजह से उनको एक बेनिफिट हो जाता है कि वो पैरेलल में दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि सिंधी से ज़्यादा स्कोरिंग हमारी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस नॉर्मली देखने में आती हैं। पश्तो का अगर आप रखना चाहते हैं वो स्कोर बड़ा अच्छा देती है। पंजाबी जो हमारे स्टूडेंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सिंधी को रखने से पहले एक सेकंड थॉट सोशियोलॉजी को ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी एक बड़ी अच्छी बुक सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी का यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एक चैनल ख़ास तौर पे मैं सोशियोलॉजी के हवाले से जिक्र करूँगा, क्रैश कोर्स ऑन सोशियोलॉजी। क्रैश कोर्स ऑन सोशियोलॉजी का यूट्यूब पर एक चैनल है, आप उसको लिखेंगे क्रैश कोर्स ऑन सोशियोलॉजी, आपको 45 वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़ मिल जाएगी। मैंने अपनी सोशियोलॉजी की ज़्यादातर तैयारी उसी से कर ली थी, इसलिए क्योंकि उसमें मेन बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे सोशियोलॉजी के वो सारे के सारे डिस्कस हुए हुए थे। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। ऑफलाइन वीडियो सेव कर लेता था और उसके बाद फिर तैयारी हो जाती थी आराम से। ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है मिस तहरीम राजपूत साहिबा का। शी इज़ सेइंग 200 मार्क्स वाले 2 सब्जेक्ट रखना ठीक है या नहीं, केमिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। बहुत अच्छा है, अगर आप इस तरह कर सकते हैं तब तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब 4 ऑप्शनल रखने पड़ेंगे, लेकिन बस तैयारी ज़बरदस्त वाली करनी चाहिए। ठीक है। एक और हमारे पास एक मैसेज है, IR पब्लिक एड US हिस्ट्री एनवायरनमेंट सोशियोलॉजी। अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको रख सकते हैं तो ज़रूर कीजिए।
मैडम फरजाना मुनीर साहिबा इज़ आस्किंग इज़ मर्केंटाइल लॉ अ गुड सब्जेक्ट। मर्केंटाइल लॉ का इतना ज़्यादा मैंने इनकरेज होते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो लोग उसको ऑप्ट भी कर रहे होते हैं तो एक जनरल ट्रेंड नज़र आता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है कि उसमें स्कोर आता हो, लेकिन लोगों को उसको अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं तो ज़रूर कर लें, वरना फिर आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा सेफ खेल लें। मर्केंटाइल लॉ से ज़्यादा अच्छे अच्छे आपके पास ओवरलैपिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसको ऑप्ट कर लीजिए। गुलाम अब्बास साहब कह रहे हैं सर आई एम सिविल इंजीनियर एंड माई ऑप्शनल्स आर पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, सोशियो, विच टू अदर शुड बी ऑप्टेड। तो आप इसमें अभी जैसा मैंने बात की थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए और क्रिमिनोलॉजी को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये दो आपके लिए काफ़ी, मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर हो। लेकिन अगर आप कोई और भी ऑप्ट करना चाहें तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे बाद में बात कर सकते हैं जनाब, ठीक है। असद हुमायूं साहब पूछ रहे हैं एनी बुक रिकमेंडेड फॉर मर्केंटाइल लॉ। आई एम सॉरी यार, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मर्केंटाइल लॉ मेरे पास था नहीं। शायान अनवर साहब पूछ रहे हैं फाइनेंस कोर्सेज और थ्योरेटिकल योर प्रेफरेंस। आई वुड से अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं तो फाइनेंस कोर्सेज जो हैं जो आपके पास वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो थ्योरेटिकल जो है वो सेफ इसलिए हो जाते हैं कि उसमें आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारा लिखने के लिए मटेरियल उसमें भर जाता है। फाइनेंस कोर्सेज में आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं तो फिर आप शॉर्ट आंसर से भी अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करते हुए उसके लिए ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। एक टॉपिक को हर एस्पेक्ट से करने के बाद जब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ऐसा लगता है कि सब भूल गया है, ऐसे ही याद नहीं रहा। यहाँ पर इस सिल्वर पेटल्स के नाम से एक मैसेज आया हुआ है, इसकी मैं बात ज़रूर करूँगा लेकिन थोड़ी देर के बाद करता हूँ, ठीक है जनाब, क्योंकि ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। चौधरी उसामा साही साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप CSS क्वालिफाइड हैं या PMS। या मैंने 2 दफ़ा CSS क्वालिफाई किया हुआ है। PMS 2018 का जो सिंध का हुआ था वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन मैं उसके इंटरव्यू में नहीं गया था क्योंकि वहाँ पर मेरा ऑलरेडी CSS हो चुका था, तो इसलिए मैंने वहाँ जाकर सीट ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझी, ठीक है। अच्छा जनाब, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सोशियोलॉजी तक मैं आपकी बात बता चुका हूँ, अब हम आ जाते हैं ज़रा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं जो मैं ज़रा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती जा रही होंगी। आई एम सो सॉरी। आप लोग मुझसे डायरेक्ट मैसेज पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा, आई ट्राई टू आंसर यू ऑल। व्हाट अबाउट जियोलॉजी, फ्लोवेरा राना, फ्लोवेरा राना साहब का एक मैसेज है। व्हाट अबाउट जियोलॉजी, ये बता दूं जियोलॉजी अकेले ऑप्ट नहीं होता। जियोलॉजी 100 मार्क्स का है, लेकिन उसके साथ स्टैट्स भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो है 200 मार्क्स वाले ब्रैकेट में। तो अगर आप जियोलॉजी लोगे तो आपको फिर उसके साथ स्टैटिस्टिक्स लेना होगा। दोनों रख सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए, अच्छा सब्जेक्ट कम्बिनेशन है। जियोग्राफी एक बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, ज़रूर ले लीजिए। एहतशाम अहमद ख़ान साहब के मैसेज का बता रहा हूँ। जहरा शाह साहिबा कह रही है सर आई एम BA, टेल मी उर्दू लिटरेचर इज़ बेस्ट। बेस्ट तो नहीं है क्योंकि उर्दू लिटरेचर किसी और के साथ ओवरलैप नहीं करता ना। फिर आप BA भी हो तो मतलब आपकी कॉम्पिटिटिव एज जो है ना बेटा, थोड़ा सा शायद वो अफेक्ट हो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उर्दू लिटरेचर रखना चाहते हो तो फिर दूसरे सब्जेक्ट ऐसे इंटरेस्टिंग रखना जिसमें आपके पास स्कोरिंग चांस बढ़ जाए, ठीक है। आसिफ मुदस्सिर साहब, आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज में मुस्लिम लॉ की बुक पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पर किसी कंटेंट की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाए? गुड क्वेश्चन फैज़ान चौधरी साहब। यूट्यूब पर किसी कंटेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बेहतर ये होता है कि आप हर किसी की वीडियो लेक्चर्स को ना सुनें। आप जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं जिनके ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कोशिश करें कि आप वो देखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर काइंडली गिव एडवाइस टू मेंटेन द फ्लो। हाँ बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आता हूँ आदिल लखियारी साहब, आपके मैसेज की तरफ। और CSS के साथ MA भी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। मैं तो PhD कर रहा था CSS के साथ साथ, जो आपका दिल चाहे वो करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी अगर CSS के साथ करना चाहें, मैनेज कर सकते हैं, तो जॉब भी कोई बहुत अच्छी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेज करें बजाय इसके कि जॉब छोड़ दें, क्योंकि CSS जो है ना वो इन दी एंड जहन में रखिएगा एक चांस वाली बात होती है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा से ज़ीरो पर आ जाओगे, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। सर फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ऑल नोट्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट? गुलाम अब्बास साहब, गुलाम अब्बास साहब कोई भी आपके साथ नोट्स आसानी से शेयर नहीं करेगा, आपको ख़ुद अपने नोट्स बनाने होंगे। बाद में आप भी मत शेयर कीजिएगा किसी के साथ, ठीक है। जब CSS करने आ रहे हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत करेंगे ना बेटा, थोड़ी सी मेहनत कर ले बेटा, मज़ा आएगा। सर मुझे पास्ट हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट से कंपेयर करके एनालिसिस बता दीजिए। अरीबा अरीब साहिबा, बेटा डायरेक्ट मैसेज पे बताऊंगा, यहाँ पर तो बहुत देर लग जाएगी।
प्लीज़ टेल अस योर फेसबुक पेज। वो आप मोहम्मद आतिफ, डॉक्टर मोहम्मद आतिफ जालिब लिखेंगी तो आपको मिल जाएगा जनाब, ठीक है। व्हाट अबाउट प्योर मैथमेटिक्स, सुमैया साहिबा, मैं इसका पहले ही आंसर कर चुका हूँ, आप इसको इनिशियल पॉइंट्स में देख लीजिएगा। इज़ इट पॉसिबल टू इफेक्टिवली विद अ फुल टाइम जॉब? हाँ हाँ सर, सनाउल्ला अफरीदी साहब, जॉब के साथ देखें डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जॉब कैसी है आपकी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर था जब मैं ग्रेड 17 में ही, तब मैं CSS के लिए तैयारी कर रहा था। सुबह में 6 बजे उठता था, 6 बजे उठ के 2 घंटे इंग्लिश की प्रिपरेशन करता था, 8 साढ़े 8 बजे कॉलेज चला जाता था, 1 बजे कॉलेज से ऑफ हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी चला जाता था जहाँ पे मैं PhD कर रहा था। तो वहाँ पर दोपहर में बैठकर जब केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते थे तो वहाँ पर ड्यूरिंग रिएक्शंस मुझे टाइम मिल जाता था, उस टाइम मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। और शाम में जब यूनिवर्सिटी से वापस आता था तो एकेडमी में क्लासेस लेके जब घर आता था तो रात में फिर 2 घंटे और बैठ के पढ़ता था। डेली बेसिस पर तकरीबन 6 घंटे मैंने शायद पढ़ा होगा, और तकरीबन 6 महीने तक मैंने पढ़ा था इस तरह से, तो उससे तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सिंथिया शैलम। आई वुड नॉट इनकरेज इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत रिच है। अगर आपका अपना इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है एंड यू थिंक दैट यू कैन डील विद दिस सब्जेक्ट इन अ बेटर वे, तब आप उससे ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा ऑप्ट होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं किसी और से पूछूं कि केमिस्ट्री ऑप्ट करना अच्छा है या नहीं। आपको अपने हालात पता होंगे, अगर आप समझते हैं कि आप इंग्लिश लिटरेचर को अच्छा हैंडल कर सकते हैं तो ज़रूर जाइए, उसके पास्ट पेपर्स को देखकर अपना फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं जनाब थोड़ा सा, अब जो लोग बाकी के सवाल कर रहे हैं उनको मैं ज़रूर जवाब दूंगा। काशान अहमद साहब कह रहे हैं स्टडी अब्रॉड, जर्मनी और CSS, व्हाट डू यू सजेस्ट? जर्मनी आप जा रहे हो स्टडी के लिए और CSS आप कर रहे हो जॉब के लिए। अब आप खुद सोचिए कि आपके लिए स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है या मौजूदा हालात में आप जॉब करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर आपके लिए जॉब ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आप पहले जॉब कर लीजिए, CSS करने के बाद भी आप बाद में जाकर अपनी एकेडमिक्स को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मैं भी अभी मज़ीद पढ़ना चाहता हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक्स या किसी भी फील्ड में, अपनी फील्ड में शायद किस तरह भी, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन CSS कर लेने से मेरी एक जॉब भी सिक्योर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स पर। देखिए जी, कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं 6, इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, CSS के सबसे ज़्यादा फ्लंक होने वाले पेपर्स। बहुत ज़्यादा लोग इसमें परेशान होते हैं। मोहम्मद नुमान साहब भी पूछ रहे हैं कि इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें। अब हम आ जाते हैं इन्हीं सवालों पर कि इंग्लिश को इंप्रूव कैसे किया जाए। देखिए जी, जैसा आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के आपके पास 4 रास्ते होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपको इन चारों पर मेहनत करनी होगी। प्रॉब्लम ये होती है कि CSS के ज़्यादातर बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पे फोकस करते हैं, यही उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए, इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। एक जनरल प्रैक्टिस आप ये कर सकते हो ना, आप रोज़ाना थोड़ी देर निकाल कर अपने पूरे दिन की रूटीन को इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। जहाँ अटक रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने स्मार्टफोन्स में ऑफलाइन जो है वो डिक्शनरीज इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जहाँ भी प्रॉब्लम का शिकार हो वहाँ पर आप उन चीज़ों से हेल्प ले सकें कि इस वर्ड को क्या कहते हैं या इसकी ट्रांसलेशन क्या हो सकती है। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ आपको। अभी इनिशियली आपके लिए पूरे न्यूज़पेपर की स्किमिंग ज़रूरी है। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो 2 घंटे लगा देगा, लेकिन कम से कम 5 पेपर्स या 5 पेजेस न्यूज़पेपर के ऐसे हैं जो आपको लाजमी पढ़ने होंगे। कौन से वो 5 पेजेस हैं? एक हो गया आपके पास डॉन का टाइटल पेज, फिर उसके बाद सेंटर के 2 पेजेस जिस पे एडिटोरियल्स होते हैं, और फिर लास्ट के 2 पेजेस जिसमें आपके पास इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, ठीक है जी। तो जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स के 2 पेजेस, एडिटोरियल के 2 पेजेस और टाइटल पेज पढ़ेंगे, इससे आपके वोकेबलरी में भी इजाफा होता रहेगा और इसके साथ साथ आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर के साथ कांटेक्ट में भी रहोगे। हाँ, इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है, वो ये कि बाकी का जो न्यूज़पेपर है आपके पास, उसको पढ़ ज़रूर लिया करें कि उसमें कोई काम की चीज़ें हैं या नहीं। स्पेशली मंडेज़ को जो ऑरेंज पेपर्स आते हैं डॉन न्यूज़ के, जिसमें आपको नज़र आते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंशियल इशूज़, वो ज़रूर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी से मुताल्लिक़ सवालात अक्सर करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में आते ही हैं।
तो उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको ज़रूर उसकी नो हाउ होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह से आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसकी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए बात। आदिल लखियारी साहब पूछ रहे हैं हमसे कि जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उसको किस तरह रिटेन किया जा सकता है। वी आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट, इसका भी मैं जवाब साथ साथ दे देता हूँ। वो ये कि देखिए, जब आप इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ये कर सकते हो कि किसी एक एडिटोरियल की या एक जो उसका एक आर्टिकल छपा हुआ है, आप उसकी प्रेसी लिखने की कोशिश कीजिए। जो आपने प्रेसी के प्रिंसिपल सीखे हैं, आप उन्हीं सबको इम्प्लीमेंट करते हुए उसकी प्रेसी लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप उसकी इंग्लिश प्रेसी लिखने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आपके पास उस कंटेंट को रिप्रोड्यूस करने के तरीके आ जाएंगे। नॉर्मली आप किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस तब कर सकते हो जब आपके पास उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। अगर आपके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप नहीं हुई होगी तो यू वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट बाय एनी मीन्स, फिर आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसी भी आर्टिकल को, एडिटोरियल को या किसी भी न्यूज़ को पहले प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिए। जब आप उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकेंगे तभी आप उसको दोबारा से फिर लिख सकेंगे अपने वर्ड्स में, अपनी वर्डिंग में उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने जो उर्दू अखबारात होते हैं उसके किसी आर्टिकल को लेकर उसकी ट्रांसलेशन कर लीजिए, उसे इंग्लिश में लिख लीजिए। जब आप उसे इंग्लिश में लिख सकेंगे तो फिर आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी कि आप ट्रांसलेशन का जो एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन में, वो भी आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है जी। इंग्लिश एसे के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंग्लिश एसे अटैम्प्ट करने की हर टीचर की अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं CSS के 47th कॉमन से हूँ। 47th कॉमन में 268 के करीब हमारे प्रोबेशनर्स थे। अगर आप पूछेंगे तो हर एक आपको शायद अलग स्ट्रेटजी बताएगा कि उसने एसए की तैयारी किस तरह की थी। मैं आपसे अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका और मेरा व्यू मैच होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए, वरना फिर आप, और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, किसी और की भी गाइडेंस को ज़रूर देखिए कि जहाँ से आपको अच्छा रास्ता मिलता है, जहाँ से आपको आपके मतलब की बात मिलती है, उसे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से एसए की प्रिपरेशन की। CSS के एसए के लिए आउटलाइन बहुत ज़रूरी होती है और आउटलाइन के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैंने ये किया था कि मैं पिछले 5 या 8 साल के पेपर्स में देख लेता था कि एक ही टॉपिक कितनी डायमेंशन से पूछा गया। मिसाल के तौर पर एजुकेशन है। अब एजुकेशन में एक बार हायर एजुकेशन पूछा गया है, एक बार एजुकेशन के फ्लॉज पूछे गए, एक बार एजुकेशन बोर्ड्स पूछे गए, एक बार एजुकेशन स्टैंडर्ड पूछे गए, एक बार कहीं प्राइमरी एजुकेशन पूछा हुआ है, एक बार कहीं एजुकेशन का सोशल इश्यूज़ के साथ रिलेशन पूछा हुआ है। सो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द सेम टॉपिक। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक एसे की सारी रिसर्च करते हुए एक हफ़्ता लगाकर, मैंने हर एसे पर 2 हफ़्ते लगाए कम से कम। उससे जल्दी मैं नहीं कर सकता था, टाइम कंस्ट्रेंट भी था, और दूसरा ये कि क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी होती है। तो मैं ये करता था कि मैं एक एसे के मुख्तलिफ डायमेंशंस लिख लेता था और फिर उसके बाद नेट से उसके आर्टिकल्स या उसके कॉन्सेप्ट, उसके रिसर्च पेपर जो आपको गूगल स्कॉलर से मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें निकाल कर आप उसमें से पॉइंट्स को गैदर कर लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन इस वजह से ख़राब है या एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से नए आइडियाज़ होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप वन बाय वन सिलेक्ट करते जाइए और उसके बाद अपने आउटलाइन को इम्प्रूव करते जाइए। आउटलाइन बनाने के भी 2 तरीके मार्केट में बहुत मशहूर हैं। एक वो कुछ टीचर्स का ग्रुप है जो कहते हैं कि आउटलाइन में पूरे सेंटेंसेस लिखने चाहिए और सिर्फ टर्म्स नहीं लिखनी चाहिए। दूसरा वो होता है जो कहते हैं कि सिर्फ जो है वो एक लाइन नहीं पूरी लिखनी चाहिए, वर्ड्स लिखने चाहिए, सिंपल की टर्म्स लिखें, कैची होती हैं वो ज़्यादा और जल्दी आउटलाइन बन जाती है। तो मैंने जो किया था वो मैंने सिर्फ टर्म्स वाली लिखी थी, मैंने पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखे थे। लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सर तनवीर अहमद खटक साहब या सर आमिर बरकी हैं या सर अबरार अली शाह हैं, इन लोगों ने पूरे जो है वो सेंटेंसेस लिखे थे और इन लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा है ऐसे में। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात कहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे पूछें, बस जो चीज़ आपके माइंड को क्लिक करती है उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, उससे आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। तो इंग्लिश एसे में आपने आउटलाइन बनानी होती है बहुत अच्छी सी, जिसमें आप एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाइए। अच्छा देखिए, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में वुमेन के क्या क्या इशूज़ हैं, आपने लिखना शुरू किया पाकिस्तान में वुमेन्स का एक इशू ये है कि उनको पढ़ने नहीं दिया रहा था, दूसरा ये कि आपने लिखा उनकी जल्दी शादी हो जाती है, तीसरा आपने लिखा उनकी जॉब नहीं करने देते, चौथा ये कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। तो जब
आप इतने सारे टॉपिक्स पॉइंट्स को लिख रहे हो, तो इनको डायरेक्ट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने ये सारे पॉइंट सिलेक्ट किए, अब इनको एक प्रायोरिटी ऑर्डर दो कि आपने ये 10 पॉइंट तो बता दिए कि ये 10 मसाइल हैं, लेकिन इनमें से रूट इशू कौन सा है। प्रायोरिटी ऑर्डर देना सीखिए कि सबसे पहले अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो नंबर 1 इशू ये होना चाहिए, फिर नंबर 2 इशू ये होना चाहिए, फिर नंबर 3 इशू ये होना चाहिए, नंबर 4 इशू ये होना चाहिए। जो आपने 10 पॉइंट सोचे हैं उन सबको सीक्वेंस में लेकर आइए कि आप किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, और उस ऑर्डर पर अपने एसे में इन सारे पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने एसे को डेवलप करेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से अपने एसे को प्रिपेयर कर सकेंगे। वर्ड्स काउंट में पढ़ना इतना सीरियस इशू नहीं होता। एसे के लिए ये मत सोचिए कि कितने पेजेस भरने चाहिए, अगर मैंने 50 पेजेस लिखे तभी मैं पास होऊंगा। अगर आपने सही से लिखे हैं तो लोग 18-20 पेजेस पे भी पास हो जाते हैं आराम से। किसी की राइटिंग छोटी होती है, वो बेचारा कम पेजेस फिल करता है। किसी की राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो 4 लाइनों में लिखते हैं ना, लंबे लंबे बड़े बड़े वर्ड्स। तो अगर इस तरीके से लोग लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई, सही है। क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोटेशंस बहुत सारी भरमार करने की ज़रूरत नहीं होती। 3-4 कोटेशंस अगर आप लिख देते हो सो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। मिस्तूबा खान यही पूछेंगे, सर हाउ लॉन्ग एसे वी हैव टू राइट। तो मैं इसका अभी यही जवाब अर्ज कर रहा हूँ कि एसे की लेंथ के ऊपर ना जाइए। जब आप लिखना शुरू करते हैं ना तो आपके वर्ड्स काउंट नॉर्मली हो जाते हैं। वर्ड्स काउंट को चेक करने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि 3 लाइनें लिखिए और उसमें अपने वर्ड्स को काउंट कर लीजिए, आर्टिकल्स को छोड़ देते हैं। जब वर्ड्स काउंट करते हैं तो आर्टिकल छोड़ देते हैं, ठीक है। वर्ड्स काउंट कीजिए, उसको डिवाइड बाय 3 कीजिए, वो आपकी एक लाइन में होगा। अब एक पेज पर अगर 25 लाइन्स हैं तो 25 लाइनों में देख लीजिए कि अगर आपकी एक लाइन में 7 लफ्ज़ आ रहे हैं तो 25 7 से कितना होगा। उसके लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि एक पेज पे आपके 175 वर्ड्स आ गए। अगर एक पेज पे 175 वर्ड्स आ गए तो अगर आपने 10 पेजेस का लिखा है तो 1750 होगा। इस तरीके से आप उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई वुड से वर्ड्स काउंट इतना मैटर नहीं करता। आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपका पूरा ऐसे कोहेरेंट है, तो आराम से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मोहम्मद नबील असद साहब कह रहे हैं, सर ऐसे किससे चेक करवाएं, आपको सेंड कर दूं। जनाब मैं सिर्फ जब तक ही फ्री हूँ, जब तक ये क्वारंटीन चल रहा है, क्योंकि उसके बाद मेरी पीएएस ग्रुप की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, मुझे वापस लाहौर जाना है। तो मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता है जिसको मैं पूरा ना कर सकूं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, आउटलाइन बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको चेक करके ओपिनियन दे दूंगा। लेकिन आमतौर पर मैं जब असेसमेंट की बात आती है ना, मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ, और मैं एक दिन में नहीं, फिर मैं 2 दिन लगा देता हूँ कम से कम उसको चेक करने में, ठीक है। तो मैसेज भेजते के साथ ही फिर ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि मैं 10 मिनट में वापस आपको भेज दूंगा कि हाँ यार मैंने चेक कर लिया, ठीक है जी। आर्टिकल्स काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ए एन और द जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वर्ड्स काउंट में वो काउंट नहीं होते, ठीक है। सर हाउ टू हैव योर गाइडेंस इन कराची। जिस तरह अभी आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, वरना आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हाउ टू मेमोराइज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को इतना ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका आसान सा तरीका जो मैंने यूज़ किया था वो ये होता है कि आप अपनी किताबों की अलमारी पे, अपने दरवाज़ों के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के चार्ट्स बना के लगा लीजिए। रोज़ाना उसे पढ़ते रहेंगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगी। इस्तेमाल करना सीखिए वर्ड्स को। जब आप वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो इंग्लिश वोकेबलरी भी आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। पास्ट पेपर्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद एक आरिफ अख्तर आज़म साहब पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जनाब कि अगर एक तो हर ऐसे वेरी करता है, ठीक है, लेकिन ऐसे में जनरली जो चीज़ें आपने इग्नोर करनी होती हैं या अवॉइड करनी होती हैं वो क्या होती हैं। वेग लैंग्वेज। आपके सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। 4-4 5-5 लाइनों के लोग सेंटेंसेस लिख देते हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सेट नहीं होता। तो बेहतर है कि आप छोटे सेंटेंसेस लिखिए जिसमें क्रिस्प आपका मेंटेन रहे। सेकंड चीज़, डोंट बीट अबाउट द बुश। जो डायरेक्ट पॉइंट है उसी पर यहाँ दाएं बाएं आगे पीछे घूमते फिरते ना रहें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वर्बोज लैंग्वेज ना लिखिए, इतनी ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेजेस ना लिखिए कि उसमें जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट है उसको समझने के लिए बहुत देर लग जाए। मैं आमतौर पर बहुत सिंपल लैंग्वेजेस को यूज़ करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ये सोचकर अपनी कॉपी लिख रहा होता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि अगर एक दिन में एग्जामिनर के पास 50 कॉपीज़ हैं तो मेरी कॉपी जो है ना 48 होगी, और वो बहुत सारी कॉपीज़ चेक करके ना एग्जामिनर बहुत टायर्ड बैठा हुआ है। अब मैं उसको इतनी मुश्किलें पैदा करके ना दूँ कि वो सोचे कि यार इस बंदे का खुद ही माइंड क्लियर नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप उसके लिए आसानी क्रिएट कीजिए। ट्राई टू मेक लॉट्स ऑफ हेडिंग्स। आप जब हेडिंग्स बनाएंगे ऐसे में जो आपने फैक्ट्स और फिगर्स काउंट किए ना उसको अंडरलाइन कर दीजिए।
ठीक है, ताकि आप उसको खुद चैलेंज करें कि भाई देखो मैं तुम्हारे लिए आसानी क्रिएट कर रहा हूँ, इस पेज पर मैंने एक भी गलती नहीं की हुई। जगह जगह कट एंड मतलब जो है ना वो उसको काटने की और बार बार उस पर वाइट ओ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से खुद आप अपने माइंड की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो कि अगर जो है वो मैं इस पेज पे बहुत कंफ्यूज था इसीलिए मैंने इस पेज पे बार बार इंक रिमूवर यूज़ किया हुआ है, बार बार वाइट ओ यूज़ किया हुआ है, और इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था एस्से का टॉपिक। तो ये चीज़ें वो जो एस्से में नहीं करनी चाहिए। सोमदेव साहब कह रहे हैं शुड वी राइट दिस एस्से विल कवर एटसेट्रा पॉइंट्स इन आवर थीसिस स्टेटमेंट, प्लीज़ गाइड थीसिस स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन एस्से के बजाय दिस पीस ऑफ राइटिंग वगैरह के वर्ड यूज़ करने वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। ऐसे एक बड़ा सीधा सा लफ्ज़ है, आप लिख दीजिए दिस पीस ऑफ राइटिंग इन लाइट्स और ब्रिंग्स इनटू अकाउंट द मेजर इश्यूज, फर्दर मोर इट ऑल्सो सजेस्ट दिस एंड दिस, दैट एंड दैट, तो फिर ये आपके लिए ज़रा अच्छा हो जाएगा। who is he? Musabuddin. Sir, I am opting chemistry as my optional. Is it good? As my masters in chemistry and pursuing MPhil right now. बड़ा ज़बरदस्त रहेगा इंशाल्लाह, आपका बड़ा अच्छा स्कोर आएगा जनाब। बस मेहनत से और सही से अच्छी वाली तैयारी के साथ दीजिएगा केमिस्ट्री। हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ईदर विद पास्ट पेपर्स और सिलेबस प्रोवाइडेड बाय FPSC। देखिए काशान अहमद साहब, आपके सवाल को मैं लेते हुए बात बताऊंगा। जब आपका कुछ पढ़ने का दिल ना चाह रहा हो ना, तो आप पास्ट पेपर्स को पढ़ने की आदत डालिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक ही सवाल को कितने सारे डायमेंशन से पूछा जा सकता है, एक सवाल को पूछने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। तो जब आप इसको मुख्तलिफ डायमेंशन से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सी पैक एज ए गेम चेंजर, सी पैक एज इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक एज अ रूट फॉर द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान, एंड सी पैक अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान टू मेंटेन रिलेशन विद नेबर कंट्रीज़। इन सब में अलग अलग किस तरीके की बातें आएंगी। कोटेशन थीसिस स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। आई डू नॉट इनकरेज कोटेशन राइटिंग इन थीसिस स्टेटमेंट। आप उसको सब्सटेंशिएट तो कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप कोशिश करें कि पहले थीसिस स्टेटमेंट लिख दें, लास्ट में एक अलग से कोटेशन डाल दें, दैट वुड बी बेटर। हाँ, इनिशिएट करना कोटेशन से अब ऐसे को इतना ज़्यादा जो है ना वो मज़ेदार नहीं है। मेहताब अहमद साहब पूछ रहे हैं कौन सा ऐसे चूज़ करना चाहिए। टोटली योर डिस्क्रिप्शन ब्रो, जो आपका दिल चाहे वो आप स्टार्ट कर लीजिए, उसका कोई मसला नहीं है। जितने भी लोग सब्जेक्ट की बुक्स पूछ रहे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की सब्जेक्ट की बुक्स जो है ना वो अलग से मैसेज कर दूंगा। अभी इस वक्त डायरेक्टली बताना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते जा रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने सारे मैसेजेस आ जाएंगे। अब आप लोग भेज रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर ख्याल कीजिएगा, सही है। पैराग्राफ बेटरमेंट फार्मूला, पैराग्राफ को इम्प्रूव करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। जो अगला पैराग्राफ है ना, उसकी एक हिंट प्रीसीडिंग पैराग्राफ में डाल दीजिए। मतलब ये कि अगर आप लिख रहे हो कि करप्शन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो करप्शन के प्रॉब्लम्स में पहला आपने लिख दिया पैराग्राफ अकाउंटेबिलिटी, आप लिखोगे। दूसरे में नेपोटिज्म आ रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ना थोड़ा सा अगले पैराग्राफ से रिलेट करने वाला स्टेटमेंट डाल दीजिए कि नेपोटिज्म भी एक इशू है, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप नेपोटिज्म पे स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप लिखना चाह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की वर्स्ट सिचुएशन जो है वो इसमें आ रही है, तो फिर इसको रिलेट करते जाइए। मतलब ये कि एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात एक दूसरे से कोहेरेंट होनी चली जाएगी। कैन वी अटेम्प्ट मोर देन वन ऐसे? फैज़ान सिद्दीक साहब, नो जनाब, सिर्फ एक ही लिखना होता है, वो एक ही हो जाए बहुत बड़ी बात होती है जनाब, वो इतना भी आसान नहीं होता, जब लिखोगे तो पता चलेगा। सर हाउ कैन वी मेक हेडिंग्स इन कंक्लूजन? वर्दा खान साहिबा का। वर्दा खान साहिबा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है बेटा, ये बात जहन में रखिएगा, एस्से में कोई हेडिंग नहीं आती, एस्से में कोई हेडिंग नहीं आती। आपके एस्से के पेपर में इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मसला होता है क्योंकि उसमें हेडिंग्स ही नहीं होती। आपको जो कुछ भी लिखना है ना वो सारा अपनी राइटिंग से ही कवर करना होता है, तो इसीलिए एस्से में कोई हेडिंग नहीं आती। बराए मेहरबानी एस्से में कोई हेडिंग मत डालिएगा। सिर्फ दो बात बनेगी एस्से में, पहले आप हेडिंग डालेंगे आउटलाइन, उसके बाद आपकी पूरी आउटलाइन आ जाएगी, उसके बाद आप सिंपल हेडिंग डालेंगे एस्से, और फिर एस्से स्टार्ट होगा। एक बार इससे स्टार्ट हो गया तो उसके बाद फिर वो फुल अकेला खुद ही चलता चला जाएगा। 5 पैराग्राफ्स आर इनफ इन एन एस्से। जब लिखेंगे शहजादा बाबुल जान साहब तो फिर आपको पता चल जाएगा 5 पैराग्राफ्स में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, आमिर शहजाद साहब पूछ रहे हैं कि बीए के बाद सीएसएस कर लूँ या मास्टर्स के बाद? बेहतर तो ये है कि अगर एज लिमिट है तो आप मास्टर्स के बाद आ जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीए के बाद चांस है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। मास्टर्स के बाद आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, चीज़ों को हैंडल करने का ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है जनाब। इश्तियाक राना साहब ने एक मैसेज किया है, वो देख लेते हैं।
इश्तियाक राना साहब, आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर लीजिए, क्योंकि ये अभी CSS के हवाले से हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आगे पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम अलग से उस पर बात कर लेते हैं ब्रो, ठीक है। आप मुझे एक इंडिविजुअल मैसेज कर लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ गाइड कर दूँगा, ठीक है जी। साहिबजादा बाबुल जान साहब कह रहे हैं कि कैन वी मेंशन आर आउटलाइंस इन पेपर। कर सकते हैं, मैंने 2017 और 18 में आउटलाइंस बनाई थी, हर क्वेश्चन की आउटलाइन बना दी थी, ठीक है। लेकिन फिर ये हुआ कि 2019 में मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि ना बनाऊँ तो क्या होता है, तो मैंने 2019 में नहीं बनाया, मैं तभी भी पास हो गया। तो इससे मेरा कंक्लूजन ये है कि बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम। अच्छा, आउटलाइन से मैं अब आप लोगों को आगे चलता हूँ, थोड़ी सी बातें कुछ और कर लेते हैं ज़रा इससे रिलेटेड, क्योंकि अब हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, तो रिलेट कर लेते हैं इन चीज़ों को। इंग्लिश ऐसे की मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं जनाब, ठीक है। इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए जनाब, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन से ना हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, और वो क्या है, वो ये है कि सिवाय एसए के हर पेपर में आपके पास 20 नंबर के MCQs होते हैं, और 20 नंबर के MCQs में हर पेपर के, इसका मतलब है कि 11 पेपर्स के 20 नंबर के MCQs से बन गए आपके 220 मार्क्स। अगर आपके 220 मार्क्स बन गए, इसका मतलब है यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन MCQs। अब कैसे MCQs को प्रिपेयर करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, MCQs की मार्केट में जो बुक्स होती है ना, उसमें आमतौर पर ये होता है कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप MCQs को स्टार्ट रखेंगे ना, तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है कि अलग से MCQs की बुक्स जो मार्केट में मिलती हैं, उसमें MCQs गलत भी बहुत सारे होते हैं। सो बी केयरफुल वाइल परचेजिंग दोज बुक्स। अगर आपके पास मेन मटेरियल बुक्स हैं, MCQs उसी से प्रिपेयर हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा अलग से बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जितने MCQs आपको नहीं आते ना, उन सब का आंसर 1 लगा दिया करें। वो तो नहीं आते आपको, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए एक पेपर में आपको 5 MCQs नहीं आते, आप किसी का आंसर B लगाएंगे, किसी का आंसर D लगाएंगे, किसी का A, तो उससे बेहतर है कि सबका आंसर B लगा दीजिए। वो तो पाँचों आपको नहीं आते थे, लेकिन अगर उन 5 में से 2 का आंसर भी B है, तो ये 2 मार्क्स आपके एडिशनल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, हमारा एक जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर है। जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर बहुत आसान होता है, और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी अभी ना कीजिएगा, उसे आप स्टार्ट कीजिएगा सितंबर तक। अभी मैं आप लोगों को कहूँगा, क्योंकि आपने अपने ऑप्शनल्स को फाइनल करके पेपर में लिख देना है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपने ऑप्शनल्स को पहले प्रिपेयर कर लीजिए। कोई मसला हो तो उन्हें अभी चेंज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे फिर इंटरेक्शन होगी, क्योंकि अभी 7:20 हो गए और हमारी ऑनलाइन लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ करूँगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस्लामियत की एक बात आपको और बता दूँ, वो ये कि इस्लामियत आप उर्दू में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी, जो आपका दिल चाहे, उसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ इस्लामियत के पेपर को आप उर्दू या इंग्लिश दोनों में अटैम्प्ट कर सकते हो, बाकी सब आपने इंग्लिश में देने होते हैं, ठीक है। मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज की लेक्चर में आपको कोई बात समझ में आई या नहीं आई, और इस दुआ के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करे। CSS हो या ना हो, आप जहाँ भी जाएं बड़े अच्छे और कामयाब रहें, और पाकिस्तान की जिस तरीके से भी कोशिश कर सकते हैं भलाई की, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अल्लाह ताला आप लोगों की आसानी करवाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।